Welcome back to the channel Commerce Heroes and today we are starting with the topic that is goodwill। ठीक है, ये वाला टॉपिक काफ़ी इजी टॉपिक होता है। 4 मार्क्स का ये आपको एग्जामिनेशन में मार्क्स दिलवाता है। ठीक है, आउट ऑफ 80 मार्क्स का जो आपका एग्जामिनेशन होगा उसके अंदर 4 मार्क्स का ये वाला टॉपिक आता है और यकीन मानो दिस इज़ वन ऑफ द ईजिएस्ट टॉपिक। 4 आउट ऑफ 4 या 5 मार्क्स का भी कभी कभार आ जाता है। 1 मार्क का कोई थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ जाता है, एमसीक्यू की फॉर्म में क्वेश्चन आता है। तो अगर 4 मार्क्स का आया तो 4 आउट ऑफ 4 लाना, 5 का आया तो 5 आउट ऑफ 5 लाना। ठीक है, तो ये वाला टॉपिक ना आपका काफ़ी ज़्यादा इजी टॉपिक है। ठीक है, अकाउंटेंसी के अंदर कुछ ऐसे कम टॉपिक्स हैं जो इजी हैं। ठीक है, चैप्टर्स कम हैं जो इजी टॉपिक्स हैं, जो बहुत जल्दी से ख़त्म हो जाते हैं। बाकी सारे टॉपिक्स भी इजी हैं लेकिन वो ना थोड़े से लेंदी है। ठीक है, ये ज़्यादा लेंदी भी नहीं है, जल्दी भी ख़त्म हो जाएगा और आपको काफ़ी अच्छे मार्क्स भी दिलवाएगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं टॉपिक के साथ, दैट इज़ गुडविल। ठीक है, अब आपने थोड़ा बहुत गुडविल के बारे में पढ़ा था क्लास 11th के अंदर। ठीक है, सिर्फ आपने कितना सा पढ़ा था, आपको एक एग्जाम्पल की फॉर्म में आया था गुडविल। आप पढ़ते थे कि जो फिक्स्ड एसेट्स होते हैं ना, वेरियस टाइप्स ऑफ फिक्स्ड एसेट्स होते हैं, नॉन करंट एसेट्स होते हैं, करंट एसेट्स होते हैं। नॉन करंट एसेट्स के अंदर आपने क्लासिफिकेशन पढ़ी थी कि टैंजिबल एसेट्स होते हैं, इनटैंजिबल एसेट्स होते हैं। टैंजिबल एसेट्स कौन से होते थे? जिनको हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, विच कैन बी सीन एंड टच। वेयर एज इंटेंजिबल एसेट्स आर विच कैन नॉट बी सीन एंड टच, लेकिन उनकी प्रेजेंस आप लोग फील कर सकते हो, है ना। ये सब आपने पढ़ा था। सर जिसको देख नहीं सकते वो क्या है? इंटेंजिबल। ऐसे ही उसके एग्जाम्पल में आपने पढ़ा था गुडविल। आपने क्या पढ़ा था? गुडविल। देखो, गुडविल को आप ऐसे सामने देख नहीं सकते, इसकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है या इसको आप टच नहीं कर सकते। बस गुडविल को आप क्या कर सकते हो? फील कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मोबाइल फ़ोन्स बनाने वाली काफ़ी सारी कंपनीज है। ठीक है, बहुत सिंपल सा एग्जांपल है आपकी लाइफ की। अगर मैं बात करूँ जैसे मोबाइल फ़ोन्स, एक है एमआई कंपनी, एक है रेडमी कंपनी, एक है सैमसंग कंपनी। अब सर इनके मोबाइल जो स्टार्ट हो जाते हैं, मान लो 10,000 से स्टार्ट हो गए, रेडमी के भी मोबाइल्स 10,000 से स्टार्ट हो गए। लेकिन बात करते हैं यहाँ पे एप्पल कंपनी। ठीक है, एप्पल कंपनी की बात करें दोस्तों, आईफोन स्टार्ट होता है 80,000 से। अब आप लोग बोलोगे कि सर 80,000 काफ़ी ज़्यादा प्राइस होता है एप्पल के फ़ोन का, है ना। सर डिज़ायर होती है कि सर जब बड़े हो जाएंगे, कमाएंगे, तो सबसे पहले हम एक एप्पल का मोबाइल फ़ोन परचेज़ करेंगे, आईफोन परचेज़ करेंगे। अब सर ये जो कंपनी है ये इतने पैसे क्यों डिमांड कर रही है, जबकि कंपनी 10,000 के अंदर भी तो फ़ोन प्रोवाइड कर सकती है आपको। जब दूसरी कंपनी 10,000 में सेम प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहे हैं विद द सेम फीचर्स, तो सर ये जो कंपनी है ये 80,000 का फ़ोन आपको क्यों सेल कर रही है? सर बिकॉज अगर मैं बात करूँ सर, इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, इसकी रिलायबिलिटी, प्रोडक्ट की रिलायबिलिटी काफ़ी अच्छी है। सर इसकी बात करें, सर इसके अंदर सिक्योरिटी फीचर्स, सर इसके अंदर प्रिवेसी काफ़ी अच्छी आपको मिल जाती है। इस वजह से ये मार्केट में क्या प्राइस, अपने प्रोडक्ट के अंदर क्या डिमांड करता है? गुडविल। दोस्तों इसका क्या है? कंपनी का नाम बन चुका है। ठीक है, इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा इसके प्रॉफिट मार्जिन होते हैं। अगर मैं प्रैक्टिकली बोलूँ तो सर इसके अंदर ये कंपनी सबसे ज़्यादा क्या करती है? पेटेंट्स भी करती है। पेटेंट्स इज ऑल्सो एन इंटेंजिबल एसेट्स। पेटेंट भी एक तरीके का आपका इंटेंजिबल एसेट होता है। पेटेंट का मतलब होता है न्यू इनोवेशंस करना। तो एप्पल कंपनी के जितने भी इंजीनियर्स वगैरह हैं या जो भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट के अंदर होते हैं, वो क्या करवाते रहते हैं? पेटेंट्स करते रहते हैं। ठीक है, न्यू न्यू इनोवेशंस करते रहते हैं। अब उस रिसर्च एंड डेवलपमेंट का भी खर्चा आता है, जिस वजह से मोबाइल आपको क्या मिलता है? महंगा मिलता है। प्लस सर इसकी गुडविल भी है। सर गुडविल के वजह से आप क्या कर सकते हो? एक्स्ट्रा प्राइस चार्ज कर सकते हो अपने कस्टमर से। ठीक है, सर बात करते हैं शूज़ की। नॉर्मल कंपनी जैसे मान लो एक्शन कंपनी हो गई, लिबर्टी के शूज़ हो गए, स्पार्क्स के शूज़ हो गए, सर वो स्टार्ट हो जाते हैं 1500 से या 2000 के मिल जाते हैं। बात करते हैं सर बड़ी कंपनी जैसे कि एडिडास ले लो, नाइक ले लो। ठीक है, उनके जो शूज़ जो स्टार्ट होते हैं सर 3000, 3500, 3500 या फिर 5000 से क्या हो जाती है? उनकी स्टार्टिंग रेंज हो जाती है स्टार्ट। सर अब वो एक्स्ट्रा प्राइस किस चीज़ का ले रहे हैं? लोकल शूज़ की बात करो तो सर 500 रुपये के भी आपको क्या मिल जाते हैं? स्पोर्ट्स शूज़ मिल जाते हैं। अब सर एक्स्ट्रा प्राइस ये एडिडास कंपनी या नाइकी कंपनी चार्ज कर रही है, बाय बिकॉज ऑफ द गुडविल। दोस्तों मार्केट में गुडविल बहुत सालों से ये इस मार्केट के अंदर है, बहुत सारे कस्टमर्स इनके बन चुके हैं, वर्ल्ड वाइड इनकी क्या हो चुकी है सर? रिकॉग्निशन हो चुकी है। अब हर कोई इन कंपनीज को जानता है, इसलिए मार्केट में क्या प्राइस करते हैं सर? गुडविल। ठीक है, चलो बहुत ही बढ़िया। एक और एग्जांपल मैं आपको लेता हूँ। मान लो एक मैं ऐसे ही सर खाने के लिए गया, सर समोसे, मान लो समोसे खाने के लिए गए, तो इन अंकल की शॉप पे पहुंचे। अब ठीक है, ये थोड़ा सा एग्जांपल है, इसको सीरियसली मत लेना। अंकल की शॉप पे पहुंचे, अब देख लो दोस्तों कितने सारे अंकल क्या बना रहे हैं? समोसे बना रहे हैं। ठीक है, अब मैंने देखा यार इनके पास बहुत सारे समोसे बनाते हैं, दिन के 2-2,500 समोसे इनकी सेल हो जाती है। मैंने कहा अंकल एक काम करो, ये शॉप आप मेरे को सेल कर दो, ये शॉप आप मेरे को सेल कर दो।
इन्होंने बोला बताओ कितने पैसे दोगे, ठीक है। तो मैं पहुंच गया अंकल के पास, मैंने बोला अंकल आप अपनी ये पूरी की पूरी जो शॉप है ना, समोसे वाली शॉप, ये आप मेरे को सेल कर दो, मैं भी समोसे बनाऊंगा और अपने स्टूडेंट्स को बेचूंगा, ठीक है। तो अंकल ने बोला भैया कितने पैसे दोगे। मैंने कहा अंकल देखो आपकी दुकान के अंदर क्या है, कितनी एसेट्स है, तो मान लो आपको क्या दिख रहा है, अंकल के पास ये कढ़ाई है दोस्तों, ये थोड़े बहुत और यूटेंसिल्स है, या जिससे समोसे निकाल रहे हैं ये वाली स्टिक है, और दो चार यूटेंसिल्स पीछे लगी है। मैंने इसकी थोड़ी सी वैल्यूएशन लगाई और पता चला अंकल के पास कुल मिला के दुकान के अंदर 2 लाख का सामान पड़ा है। कितना? 2 लाख का सामान पड़ा है। मैंने अंकल को बोला अंकल देखो आपकी दुकान पे 2 लाख का सामान पड़ा हुआ है, आप मेरे से 15 लाख रुपए ले लो और दुकान छोड़ दो, मेरे को दे दो। अंकल ने मुझे देखा, मैंने अंकल को देखा, अंकल को आया गुस्सा, लेकिन मैं समझ गया अंकल को आ गया गुस्सा। अंकल ने बोला भैया 15 लाख रुपए बहुत कम है। मैंने कहा फिर कितने पैसे लोगे? तो अंकल ने पता क्या बोला, अंकल ने बोला भैया मैं लूंगा 2 करोड़ रुपए। मैंने कहा अरे एक कैसे, 2 लाख रुपए का आपकी दुकान में सामान, 15 लाख मैं आपको दे रहा हूँ और आप मेरे से डिमांड कर रहे हो 2 करोड़ रुपए, ऐसा कैसे? तो दोस्तों बताओ ऐसा कैसे, क्यों? ठीक है। तो मैंने अंकल से पूछा अंकल ऐसा कैसे? वो कहने लगे बेटा यहाँ पे दुकान लगाए लगाए हमको 50 साल हो गए, 50 ईयर से मैं समोसे का काम कर रहा हूँ, मेरे समोसे की क्वालिटी बेस्ट है, मार्केट में सबसे ज़्यादा सेल मेरे समोसे की है, प्लस मेरे साथ कई कस्टमर्स हैं, दिन के 2-3 हज़ार मेरे पास कस्टमर्स आते हैं जो कि डेली का 3-3 4-4 समोसे क्या करते हैं, खा के जाते हैं या पैक करवा के लेकर जाते हैं। तो मेरी सेल्स बहुत ज़्यादा है। अंकल के एक समोसे की प्राइस की वैल्यू जो थी 20 रुपये, कितने का समोसा, 20 रुपीज़ का। अंकल का समोसे में प्रॉफिट मार्जिन मान लो 10 रुपये का, कितने का, 10 रुपीज़ का। और अंकल डेली के कितने समोसे सेल कर रहे हैं, मान लो 10,000 समोसे डेली के अगर अंकल की दुकान से बिक रहे हैं, ठीक है। जस्ट गिविंग यू एन एग्जाम्पल, सोचने के लिए, समझने के लिए। तो अंकल की डेली की सेल कितनी हो गई, 1 लाख। और मार्जिन कितना है, प्रॉफिट मार्जिन 50% भैया, हर 20 रुपए की सेल पे 10 रुपए अंकल को बचते हैं। तो 50% का मार्जिन हुआ तो अंकल ने कितने पैसे कमाए डेली के, 50,000 रुपये। और 50,000 रुपये को मल्टीप्लाई बाय 30 करोगे तो कितने हो गए, 15 लाख रुपए। अब मैं तो अंकल को सिर्फ क्या दे रहा था, उनकी एक महीने की कमाई, जबकि उन्होंने बोला बेटा ये समोसे बनाते बनाते 5 साल हो गए, 10 साल की उम्र से लगातार आज तक समोसे बना रहा हूँ, ये जो कस्टमर जो बिल्ड करा, ये जो एम्पायर जो बिल्ड जो करा हमने, ये इसी दुकान से करा। तो अब इनकी दुकान में चाहे एसेट्स 2 लाख की है, लेकिन अंकल के समोसे की जो गुडविल है ना, वो दूर दूर तक लोगों तक पहुंच चुकी है, दूर दूर से लोग बाग आते हैं अंकल का समोसा खाने के लिए, ठीक है। समझे मेरी बात, नहीं समझे? ऐसे तो आप देख लो, आप भी किसी फेमस शॉप वगैरह पे जाते होगे तो वो थोड़ा सा ज़्यादा प्राइस चार्ज करता होगा एज कम्पेयर टू द कॉम्पिटिटर्स। हैं, मोमोज खाने जाते हो, एक हो गया नॉर्मल मोमोज वाले भैया जो 30 रुपीज़ के भी आपको मोमोज देते हैं, तो एक मोमोज वाले भैया वो 90 के भी देते हैं, वाओ मोमोज में जाओगे वो 300 का भी मोमोज देते हैं। टेस्ट में फ़र्क होता है, नहीं होता? यस सर, टेस्ट में फ़र्क होता है। ऐसे ही अंकल के समोसे के टेस्ट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस था। और अंकल की क्या थी, कस्टमर बिल्ट हो चुका है, गुडविल बिल्ट हो चुका है, जिस वजह से वो क्या चार्ज कर रहे हैं सर, एक्स्ट्रा पैसे। और जो एक्स्ट्रा पैसे इन्होंने मेरे से मांगे उसको और कुछ नहीं, क्या नाम देंगे उसको, गुडविल। क्या नाम होगा उसका, गुडविल। समझे मेरी बात, नहीं समझे? यस। चलो आगे। तो गुडविल क्या होती है, ध्यान से पढ़ेंगे, देखो गुडविल क्या होती है। तो इस चैप्टर में हम पता है क्या करेंगे, 4 मेथड सीखेंगे जिससे हम एक कंपनी की गुडविल निकाल सकते हैं। याद रखना उन चारों मेथड से गुडविल की जो वैल्यूएशन जो आती है ना, वो क्या आती है, डिफरेंट आती है। चारों मेथड से गुडविल की जो वैल्यू निकल के आएगी वो डिफरेंट आएगी। इस चैप्टर में हम किसी भी कंपनी की गुडविल निकालना सीखेंगे कि कैसे किसी कंपनी की गुडविल निकाल सकते हैं, ठीक है। उससे पहले थोड़ा सा थ्योरी पढ़ लेते हैं कि सर गुडविल एक्चुअल में होती क्या है। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप लोग मार्क कर लो, ठीक है। 1-2 मार्क्स का थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आ जाता है, ठीक है। करेंगे तो 100% करेंगे किसी भी टॉपिक को, वरना नहीं करेंगे। दोस्तों मेरा ये इंटेंशन रहता है जो भी जितने भी मैं टॉपिक करवाऊँ आपको 100% नॉलेज डिलीवर करूँ इस चैनल के थ्रू, ठीक है। वीडियो अच्छी लग रही है तो आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है, लाइक करना है, ठीक है। गुडविल की बात करते हैं दोस्तों, डेफिनेशन पे आते हैं। गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट्स व्हिच प्लेसेस एन एंटरप्राइज एट एन एडवांटेज। दोस्तों अगर आपकी कंपनी ने गुडविल अर्न कर ली है तो आपको आपकी कंपनी में एक आपको क्या मिलता है, एडवांटेज मिलता है। एडवांटेज किस चीज़ का, कि सर एक तो आप जो भी बेचोगे ना वो फटाफट से क्या हो जाएगा, सेल हो जाएगा, क्योंकि कस्टमर जो है ना आपके ऊपर ट्रस्ट कर चुका है, बहुत सारे कस्टमर्स आपके बन चुके हैं, और आप थोड़ा सा प्रीमियम प्राइस पे उसको बेच सकते हो। मतलब मान लो मार्केट वाले उस सामान को 10 का बेचते हैं, आप सेम उसी प्रोडक्ट को 50 का सेल करते हो। 5 रुपीज़ एक्स्ट्रा इज फॉर योर क्वालिटी एंड फॉर योर गुडविल।
ड्यू टू विच द एंटरप्राइज इज एबल टू अर्न हायर प्रॉफिट्स। दोस्तों गुडविल की वजह से आपको एक एडवांटेज मिलता है जिसकी वजह से आप क्या अर्न कर पाते हो, हायर प्रॉफिट विदाउट पुटिंग एक्स्ट्रा एफर्ट्स। देखो एफर्ट्स जो लगानी थी वो हमने 20-30 सालों में लगा ली ना दोस्तों, हमने 10 सालों के अंदर मान लो क्या लगा ली, अपनी एफर्ट्स लगा ली और अपने एक बिजनेस को स्टार्ट कर दिया। अब लोगों को पता है कि भाई ये जो बिजनेस मैंने और इसका जो प्रोडक्ट है दैट इज ऑफ द बेस्ट क्वालिटी। अब क्या है, अब एफर्ट्स लगाने की जरूरत नहीं है, आपने अब एफर्ट्स लगा दिए। अब उस एफर्ट्स जो आपने जो लगाई थी उसको मेंटेन रखना है, उसको कंसिस्टेंट बेसिस के ऊपर कस्टमर्स को सेम अच्छा आपको क्वालिटी गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, ओके सर, गुड। नेक्स्ट, अब ये चीज आपने पढ़ी, आगे चलते हैं। देखो जितना मैं बढ़ा रहा हूँ उतना पढ़ लो, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। अगर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं गुडविल की, तो गुडविल क्या है, इंटेंजिबल एसेट्स है, मैंने आपको बताया था। इसकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है एंड हैज वैल्यू, दैट इज इट इज नॉट अ फिक्टिशियस एसेट्स, इट इज नॉट अ फिक्टिशियस एसेट। इसकी कोई ना कोई क्या होती है, वैल्यू होती है। ठीक है, इट डज नॉट हैव एन एग्जिस्टेंस सेपरेट फ्रॉम दैट ऑफ एन एंटरप्राइज। ऐसा नहीं है कि कंपनी अलग है गुडविल अलग है, कंपनी के साथ साथ क्या रहती है, गुडविल रहती है। कंपनी नहीं है तो गुडविल भी नहीं है, अकेली गुडविल किसी काम की नहीं है अगर कंपनी नहीं है। सिर्फ मैं अंकल की गुडविल खरीद लूँ, लेकिन अंकल मुझे अपना मान लो कि कंपनी के अंदर जो भी, जैसे मान लो अगर मैं बात करूं, जो समोसे जो बनाते होगा, समोसा जो बनाते होगा कौन बनाता होगा, उसका जो रेसिपी होगी वो किसके पास होगी, अंकल के पास ना। कि अंकल अपनी स्टफिंग में ऐसा क्या डालते हैं जिसकी वजह से जो समोसे हैं वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्या हो जाते हैं, टेस्टी बन जाते हैं। तो अब अगर मैं बात बोलूँ कि अंकल बोल रहे हैं कि भाई मैं तेरे को वो इंग्रेडिएंट नहीं बताऊंगा, तू सिर्फ मेरी कंपनी का नाम लगा के चला ले, चल जाएगा क्या, नहीं चलेगा। तो इट डज नॉट हैव अ एग्जिस्टेंस सेपरेट फ्रॉम दैट ऑफ द एंटरप्राइज, मतलब कंपनी से उसको गुडविल को अलग नहीं कर सकते, कंपनी और गुडविल साथ साथ चलती है। ठीक है, इतना समझ लो। थस नॉर्मली इट हैज रियलाइजेबल वैल्यू व्हेन बिजनेस और अ पार्ट ऑफ बिजनेस इज सोल्ड। तो जब भी आपका बिजनेस सेल करता है तो अगर आपकी कंपनी में गुडविल होगी तो गुडविल के एक्स्ट्रा पैसे आपको मिलेंगे। ठीक है, मार्केट में आपको एक्स्ट्रा पैसे मिलेंगे, अदरवाइज कोई एक्स्ट्रा पैसे नहीं देगा। अब हर कंपनी की भी गुडविल नहीं होती दोस्तों, तुम लोग बोलो कि सर हर कंपनी की गुडविल होती है क्या, नहीं। बहुत सी कंपनीज तो लॉसेस की वजह से क्या हो जाती है, बिक जाती है, बंद हो जाती है। तो ये थोड़ी ना कि सर वो गुडविल के भी पैसे मांगेंगे। आगे, इट हेल्प्स इन अर्निंग हायर प्रॉफिट्स। दोस्तों गुडविल की वजह से आप क्या अर्न कर सकते हो, हायर प्रॉफिट्स अर्न कर सकते हो, बिकॉज यू कैन चार्ज एक्स्ट्रा प्राइस फ्रॉम योर कस्टमर। इट इज एन अट्रैक्टिव फोर्स। ये कैसा फोर्स है, अट्रैक्टिव फोर्स। भैया आईफोन के ऊपर आप लोग क्यों अट्रैक्ट करते हो दोस्तों, अट्रैक्ट क्यों करते हो, क्योंकि उसकी मार्केट में गुडविल है, एक ब्रांड इमेज बन चुका है आज की डेट में। इट कम्स इनटू एग्जिस्टेंस ड्यू टू वेरियस फैक्टर्स, जैसे कि देखो गुडविल किस वजह से हो सकती है, या तो आपको कोई लोकेशन का एडवांटेज है। ठीक है, आपका कोई शोरूम है या शॉप है वो कुछ ऐसी प्लेस में लोकेटेड है जिससे व्यू बहुत अच्छा आता है, फेवरेबल कॉन्ट्रैक्ट्स, ब्रांड्स, ट्रेडमार्क्स, पेटेंट्स, मार्केट रेपुटेशन आपकी बहुत अच्छी है, आपकी कंपनी बहुत सारे पेटेंट्स करवाती है। जैसे एप्पल के केस में सर कंपनी बहुत पेटेंट्स करवाती है, मार्केट रेपुटेशन भी अच्छी है। ठीक है, ब्रांड बन चुका है आज की डेट में। वैल्यू ऑफ गुडविल इज सब्जेक्टिव एज इट डिपेंड्स ऑन द असेसमेंट ऑफ द वैल्यू। अब देखो मैंने आपको क्या बोला, गुडविल निकालने के कई सारे मेथड्स हैं, 4 मेथड्स तो मैं आपको ही सिखाऊंगा इस वाले चैप्टर के अंदर, और भी बहुत सारे मेथड्स होते हैं। अब देखो मैं गुडविल निकाल रहा हूँ किसी दूसरे मेथड से, सामने वाला पर्सन निकाल रहा है किसी दूसरे मेथड से, और मैंने आपको क्या बोला था, दोनों मेथड से गुडविल की जो वैल्यू जो आएगी वो डिफरेंट आएगी। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ गुडविल की कॉम्प्यूटेशन, गुडविल निकालना, उसकी असेसमेंट करना, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, वैल्यूअर के ऊपर, कि कौन कौन सा मेथड लगा रहा है, वो उसके सब्जेक्टिविटी के हिसाब से है। ठीक है, मान लो 2 पर्सन है, एक पर्सन है ए, एक पर्सन है बी। ए ने फर्स्ट मेथड प्रेफर करा, दूसरे ने बी ने सेकंड मेथड प्रेफर करा, तो नाउ इट इज सब्जेक्टिव। ये वैल्यूअर के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो कौन से मेथड से किसी भी कंपनी की गुडविल निकाल रहा है। In the context of partnership, it is the value of share of profit sacrificed by the sacrificing partner। ये आपको ये वाला जो पॉइंट है ये आपको एक्सप्लेन करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के अंदर, दैट इज पीएसआर के अंदर। ठीक है, अभी नहीं एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, जो चीजें कनेक्टेड है सिर्फ उसको एक्सप्लेन हम कर सकते हैं। आगे चलो चलो, जितना पढ़ा दिया। अब देखो गुडविल 2 तरीके की होती है, जो पढ़ा रहा हूँ जितना पढ़ा रहा हूँ उसी में से क्वेश्चन आएगा, और एक्स्ट्रा आपको ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल। अब गुडविल भी 2 तरीके की होती है, एक होती है परचेज गुडविल, एक होती है सेल्फ जनरेटेड गुडविल या फिर नॉन परचेज गुडविल। दोस्तों सीधी सी बात है, सेल्फ जनरेटेड बिजनेस का मतलब है कि आप लोगों ने फर्स्ट टाइम अपना बिजनेस स्टार्ट करा, मान लो आपके फादर का बिजनेस आपने कंटिन्यू नहीं करा, आपने कोई दूसरा अपनी तरफ से एक बिजनेस स्टार्ट करा, आप उस बिजनेस को रन कर रहे हो। तो किसी भी बिजनेस में गुडविल बनाने के लिए दोस्तों 5 से 10 साल लग जाते हैं। ठीक है, कस्टमर्स का ट्रस्ट बनाने के लिए, रॉयल्टी बिल्ड करने के लिए
तो परचेज एक होती है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। सेल्फ जनरेटेड गुडविल जो आपने खुद डेवलप करी है, आपको लेगेसी में नहीं मिली। कि जैसे मान लो फादर की शॉप थी, वो काफ़ी साल से उस शॉप को चला रहे थे, 40 ईयर्स हो चुके थे। एक दिन आप बड़े हुए, उन्होंने बोला कि बेटा आप पढ़ाई लिखाई छोड़ो, अब शॉप पर आ जाओ। आप उस शॉप पे बैठ गए और उस शॉप का प्रॉफिट सब आपको भी मिलने लग गए। ठीक है, नाउ दिस इज नॉट सेल्फ जनरेटेड गुडविल। ठीक है, वो फादर की सेल्फ जनरेटेड थी, आपकी सेल्फ जनरेटेड नहीं है। ठीक है, फादर ने उसको सेल्फ जनरेट करा। ठीक है, या फिर आप क्या कर सकते हो, एक चली चलाई दुकान को आपने क्या कर लिया, परचेज कर लिया। एक पर्सन था, उसकी शॉप बहुत अच्छी चलती थी, आपने पूछा भैया शॉप बेच दो मेरे को, उन्होंने आपको शॉप सेल कर दी, आपने परचेज कर ली। तो उस शॉप की गुडविल भी उसके साथ साथ आ गई आपके पास। भैया जब बिजनेस आएगा तो बिजनेस के साथ साथ उस बिजनेस की क्या आएगी आपके पास, गुडविल की। बिकॉज बिजनेस और गुडविल अलग अलग नहीं हो सकते। नाउ दिस इज परचेज गुडविल। मतलब सीधी सी बात है, मेहनत करके जो आपने खुद अपनी गुडविल जो डेवलप करी मार्केट में, दैट इज सेल्फ जनरेटेड गुडविल। एंड परचेज गुडविल की बात करूँ तो परचेज गुडविल इज जो आपने पैसे से किसी दूसरे का बिजनेस टेक ओवर कर लिया। ठीक है, दैट इज नोन एज परचेज गुडविल। ठीक है, चलो आगे। सबसे पहले मेथड के ऊपर आ जाते हैं। देखो कौन कौन से मेथड्स हम लोग सीखेंगे, किस किस मेथड से हम लोग गुडविल निकालने वाले हैं। एक होगा एवरेज प्रॉफिट मेथड के थ्रू हम गुडविल निकालेंगे, एक हम सुपर प्रॉफिट मेथड के थ्रू गुडविल निकालेंगे। थर्ड मेथड होगा कैपिटलाइजेशन मेथड, और इसके दो सब कंपोनेंट्स है, एक है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड और दूसरा है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। ठीक है, तो टोटल अगर मैं बोलूँ ना 4 मेथड्स हो गए। ठीक है, 1 2 3 and 4. So there are 4 methods through which goodwill will be computed in this chapter. सबसे पहले वाले मेथड से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला वाला मेथड क्या है, एवरेज प्रॉफिट मेथड। एज द नेम सजेस्ट, दोस्तों नाम से क्या पता चल रहा है, एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो हमें क्या पता होना चाहिए, कंपनी के प्रॉफिट्स। गुडविल कहाँ से निकलेगी, कंपनीज के प्रॉफिट से गुडविल निकलेगी। तो हमें इंफॉर्मेशन किसकी चाहिए कि भाई हमें कंपनीज के प्रॉफिट के बारे में बता दो कि कंपनी के पिछले सालों में कितने कितने प्रॉफिट्स हुए। ठीक है, इसके अंदर सबसे पहला मेथड आएगा सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड के अंदर सबसे पहला मेथड कौन सा आया, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। दोस्तों इस मेथड को स्टार्ट करने से पहले एक और चीज़ मैं आपको सिखाना चाहूँगा कि दोस्तों ये जो प्रॉफिट्स है ना, प्रॉफिट्स जो प्रीवियस ईयर के हमको प्रॉफिट्स लेने पड़ेंगे। भाई आज आप किसी कंपनी को परचेज करने के लिए जा रहे हो, मान लो अभी कौन सा फाइनेंशियल ईयर चल रहा है सर, 22-23 चल रहा है। आप किसी भी कंपनी को अभी इस साल परचेज करने के लिए जा रहे हो, तो आप उसके पीछे के प्रॉफिट्स देखोगे ना, इस साल का तो प्रॉफिट थोड़ी ना पता है आपको। तो लेट सपोज आप उस कंपनी के 4 ईयर्स के प्रॉफिट चेक कर रहे हो, या 3 ईयर्स के प्रॉफिट चेक कर रहे हो, या 5 ईयर्स के प्रॉफिट्स का क्या निकाल रहे हो, एवरेज निकाल रहे हो। ठीक है, एवरेज निकालना क्या होता है, अब जैसे मान लो अभी क्या चल रहा है, 22-23 में आप किसी कंपनी को परचेज करने के लिए गए। इसके पीछे के 4 साल कितने हो गए, कौन कौन से हो गए, 21-22, 20-21, 19-20 और 18-19। तो प्रीवियस 4 ईयर्स आपने देखे, आपने देखा इस कंपनी का एक बार 10 लाख, 15 लाख, 25 लाख, 25 लाख, टोटल कितना हो गया, 25 25 50 15 65 और 75 लाख। 75 लाख का टोटल प्रॉफिट। इसका एवरेज कैसे निकालोगे, डिवाइडेड बाय 4 करके। डिवाइडेड बाय 4 करके आपके पास क्या आ जाएगा, एवरेज प्रॉफिट। इतना सिंपल मेथड है ये। ठीक है, आराम आराम से सीखेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है। लेकिन दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा, ये जो पास्ट ईयर के जो प्रॉफिट्स है ना, इसके अंदर जो है ना कुछ एडजस्टमेंट्स हमें करनी पड़ेगी, कुछ एडजस्टमेंट्स हमें करनी पड़ेगी। एडजस्टमेंट का मतलब होता है प्लस या माइनस। कुछ ना कुछ जो है ना कंपनी ने क्या कर दी थी, पास्ट में गलतियां कर दी थी, या कुछ ऐसी मिस हैपनिंग हो गई थी जिसके वजह से कंपनी का प्रॉफिट उस साल में क्या आया, कम आया। मान लो कंपनी में फायर लग गई, या कंपनी में थेफ्ट हो गया। अब ये बात बताओ, ये कोई ऐसी चीज़ है क्या जो बार बार होती रहेगी कंपनी के अंदर, या कभी सालों में कभी हो गई बाई चांस, किसी की केयरलेसनेस की वजह से सर फैक्ट्री में फायर वगैरह लग गई, तो उस वजह से उस साल कंपनी को बहुत ज़्यादा लॉसेज हो गए, और उस वजह से कंपनी का क्या आ रहा है, प्रॉफिट कम आ रहा है। ठीक है, अब उस वजह से कंपनी का प्रॉफिट आ रहा है, तो उन सारे लॉसेस का हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे, माइनस करेंगे, ये सारी चीज़ें मैं आपको सिखाऊंगा। तो इसलिए मैं आपको आया हूँ यहाँ पे समझाने के लिए एक और टॉपिक, दैट इज कैलकुलेशन ऑफ एक्चुअल प्रॉफिट्स। प्रॉफिट हमें गिवन है, लेकिन प्रॉफिट्स के अंदर कुछ हमें एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, कुछ प्लस माइनस की हमें एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, अब देखो यहाँ पर प्रॉफिट्स बिफोर एडजस्टमेंट आपको गिवन है, प्रॉफिट्स बिफोर एडजस्टमेंट आपको गिवन है। करेक्ट प्रॉफिट निकालने के लिए उस प्रॉफिट के अंदर आपको कुछ प्लस करना है, कुछ माइनस करना है। ठीक है, अब
बहुत सारे टीचर्स क्या करते हैं, आपको बोल देंगे कि बेटा ये सारी चीज़ें हैं ऐड वाली, इनको रट्टा मार लो, ये चीज़ें हैं सारी लेस वाली, इनको रट्टाफिकेशन कर लो। नहीं दोस्तों, लेकिन हम इसको जो है ना क्या करेंगे, 100% सीखेंगे। कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं होगा जो मैं आपको ना सिखाऊं। तो एक एक करके हम सारे पॉइंट्स को सीखते हैं, ठीक है। चलो सबसे पहले एक कहानी बनाते हैं, ठीक है, एक कहानी बनाते हैं। देखो एक जगह पर ना आप लोगों, ठीक है, ये मैं फोटो बना रहा हूँ, मैं सुंदर सी भी बना सकता हूँ, लेकिन अभी फटाफट फटाफट हम आपकी फोटो बनाते हैं, ठीक है। ये कौन है, हमारे स्टूडेंट्स, ठीक है। हमारे स्टूडेंट्स ने स्टार्ट करा था स्टार्टअप। क्या स्टार्ट करा, स्टार्टअप। वे बहुत अच्छी इनकी कंपनी चल रही, 4-5 साल से ये अपने बिजनेस को चला रहे हैं, इन्होंने स्टार्टअप स्टार्ट करा बहुत बढ़िया सा। और ये मैं हूँ तुम्हारा टीचर, ठीक है। ये हो गए हम आपके टीचर, ठीक है। बोले तो प्यार से शैल सर, ठीक है। तो मैं आपका टीचर। अब आप लोग क्या कर रहे हो, अपने स्टार्टअप को सेल कर रहे हो। आप लोग क्या कर रहे हो, अपने स्टार्टअप्स को सेल कर रहे हो। तो मैं आपके स्टार्टअप को परचेज करने के लिए आया। आप लोग क्या कर रहे हो, अपनी कंपनी को सेल कर रहे हो, और मैं आपकी कंपनी को परचेज करने के लिए आया। ध्यान से सुनते रहना कहानी। यार एक बात बताओ, तुम लोग क्या कर रहे हो, अपनी कंपनी को सेल कर रहे हो। तुम लोग क्या चाहोगे कि हमें कम से कम पैसे मिले कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसे मिले। तो तुम लोग क्या चाहोगे कि तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा पैसे मिले। और मैं तुम्हारी कंपनी को परचेज करने के लिए आया, तो मैं क्या चाहूँगा कि मेरी जेब से ज़्यादा पैसे जाए कि कम से कम पैसे जाए। ऑब्वियसली मैं चाहूँगा कि मैं आपको कम से कम पैसे देकर मैं आपकी कंपनी को परचेज कर दूँ। दोस्तों अगर आप अपनी कंपनी को महंगा सेल करना चाहते हो, तो आप अपने कंपनी के क्या लेकर बैठे होगे, पॉजिटिव पॉइंट्स। यस, कि हमारी कंपनी में क्या कुछ ऐसा अच्छा है जिसके वजह से आपको हमें एक्स्ट्रा प्राइस पे करना चाहिए। और मैं आपके कंपनी की लिस्ट किस चीज़ की बना के लाया हूँगा, नेगेटिव पॉइंट्स की, कि भाई तेरी कंपनी को क्यों मैं ज़्यादा पैसे नहीं देना चाहता, या फिर व्हाट इज़ नेगेटिव फ्लॉज इन योर कंपनी। ठीक है, इतनी सी बात समझते हो ना भाई। एक है सेलर, एक है परचेजर। सेलर महंगे से महंगा बेचना चाहेगा, और जो परचेजर है, जो बायर है, वो कम से कम पैसे देना चाहता है हमेशा। ठीक है, तो आपने अपनी कंपनी की गुडविल निकाल रखी है अपना मेथड लगाकर, मैंने भी आपकी कंपनी की गुडविल निकाल रखी है अपनी तरफ से अपना मेथड लगाकर। ये बंदा अपने सीए के साथ बैठा है, तुम लोग अपने सीए के साथ बैठे हो, मैं भी अपने सीए के साथ बैठा हूँ। तुम लोगों ने जो मेथड जो लगाया, कौन सा मेथड लगाया होगा जिससे गुडविल ज़्यादा से ज़्यादा आ रही होगी। और मैं किस मेथड से गुडविल निकाल के लाया हूँगा, जिस मेथड से तुम्हारी गुडविल कम से कम आ रही होगी। इतनी सी बात समझते हो नहीं समझते। यस, मतलब तुम लोग अपनी कंपनी बेचना चाहते हो, तुम लोग मेरे से क्या चाहते हो कि सर से ज़्यादा लूट ले सर। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर ले, सर की जेब से पैसे निकाल ले। और मैं क्या चाहूँगा कि कम से कम पैसे निकले मेरी जेब से। चलो अब इसी सोच के साथ, इसी मेंटालिटी के साथ क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं अपने प्लस माइनस के कॉन्सेप्ट्स को। ठीक है, सबसे पहले अगर आप देखोगे ऐड में क्या लिखा है, एबनॉर्मल लॉसेस। मतलब आपको अपने प्रॉफिट्स के अंदर एबनॉर्मल लॉसेस को प्लस करना पड़ेगा, जैसे कि लॉस बाय फायर, थेफ्ट बाय फायर। ठीक है, अब जैसे मान लो तुम लोग, ठीक है, तुम्हारे कंपनी में प्रीवियस ईयर 21-22 के अंदर प्रॉफिट आ रहा था 10 करोड़ का। कितना आ रहा था, पीएनएल के अंदर प्रॉफिट कितना आ रहा था, 10 करोड़ का। तो पीएनएल अकाउंट अगर मैं बनाऊं डेबिट क्रेडिट में, तो आपका मान लो आपकी जो इनकम थी वो 12 करोड़ की थी, और आपका यहाँ पे जो नेट प्रॉफिट आ रहा था वो 10 CR का आ रहा था। तो मतलब लगभग खर्चा कितने का था, 2 करोड़ का। और ये जो 2 करोड़ का जो खर्चा था ना, और भी सारे एक्सपेंसेस हो सकते हैं, लेकिन ईज के लिए मैं बता रहा हूँ, आपकी कंपनी में उस साल क्या लगी थी, फायर। क्या लगी थी 21-22 में, क्या लगी, फायर, जिसमें आपको लॉस हो गया कितने का, 2 करोड़ का। यार एक बात बताओ, एक्चुअली बिजनेस ने कितना कमा के दिया, 12 करोड़। आज अगर मैं तुम्हारे बिजनेस को परचेज करता हूँ, तो क्या मेरी कंपनी में अगले साल भी 2 करोड़ की आग लग जाएगी, क्या मेरे को लॉस हो जाएगा, नो सर, नो चांस। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता सर। ये कभी कभार बाई चांस होने वाली चीज़ है। तो ऐसा नहीं है कि मेरी कंपनी में क्या लग जाएगी, नेक्स्ट ईयर भी फायर लग जाएगी। लेकिन सर मैं कमाऊंगा कितना आपका बिजनेस को परचेज करके, 12 करोड़ के 10 करोड़। सर आप तो 10 करोड़ रुपए कमाओगे, लेकिन तुम्हारी कंपनी में प्रॉफिट कितना लिखा हुआ है, 10 करोड़ का। तुम लोग मेरे से क्या बोलोगे, सर एक बात सुनो, सब प्रॉफिट तो आपको 10 करोड़ का दिख रहा है, लेकिन आप हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट खोल के देखो, उसके अंदर जो 2 करोड़ जो डले हुए हैं ना, वो किस चीज़ के डले हैं, लॉस बाय फायर। तो सर एक बात बताओ, जेन्युइनली आप हमें एक बात बताओ, जब आप हमारी कंपनी को परचेज करोगे, तो क्या ये हर साल आपकी कंपनी में खर्चा होगा क्या। मैंने कहा नहीं। तो तुमने क्या बोला, सर एक काम करो, ये जो नेट प्रॉफिट है ना 10 करोड़ का, इसके अंदर ये जो एबनॉर्मल लॉस हुआ, एक होता है नॉर्मल लॉस, कि वो किसी ने बिजनेस के अंदर होगा ही होगा, आप उसको रोक नहीं सकते। क्या बोलते हैं उसको, नॉर्मल लॉसेस। एक है एबनॉर्मल लॉस, कभी कभार होने वाले लॉसेस, जैसे फायर लग जाना, थेफ्ट हो जाना। तो आप लोग मेरे से क्या बोलोगे, सर हमारे बिजनेस का प्रॉफिट पिछले साल का 10 करोड़ नहीं था,
उस कितना था, 12 करोड़ था। तो 10 करोड़ के अंदर ये जो एबनॉर्मल लॉस है ना सर, इसको प्लस करो। सर प्लीज सर, कौन सा आपको अगले साल फायर लग जाएगी सर, आप हमारे प्यारे सर हो, तो सर आप हमें 12 करोड़ के हिसाब से आप एवरेज प्रॉफिट निकालो। आप जो एवरेज प्रॉफिट निकालोगे तो 21-22 के अंदर 10 करोड़ ना लेकर कितना लोगे, 12 करोड़ लोगे। मतलब जो नेट प्रॉफिट आया 10 करोड़ का, उसके अंदर आपको सर प्लस करना पड़ेगा एब नॉर्मल लॉसेस। क्या प्लस करने पड़ेंगे, एब नॉर्मल लॉसेस। सर ये लॉसेस बिजनेस में हर बार थोड़ी ना होंगे, इस साल हो गए, कौन सा अगले साल होंगे। मैंने कहा सर बात तो ठीक है बच्चों की। तो मैंने क्या कर दिया, तुम्हारे जितने भी अब नॉर्मल लॉसेस थे वो तुम्हारे प्रॉफिट्स में क्या कर दिए, प्लस कर दिए। सेम वे अब इसका अपोजिट सोचो, एब नॉर्मल गेन्स को क्या कर दूंगा मैं दोस्तों, माइनस कर दूंगा। एब नॉर्मल गेन्स को क्या करूंगा, माइनस। अब सर इसको भी समझा दो, एब नॉर्मल गेन का मतलब क्या हो गया। यार दोस्तों, तुम्हारे जो कंपनी थी ना, स्टार्टअप का जो काम था, दैट वाज क्लोथ मैन्युफैक्चरिंग। क्या मैन्युफैक्चरिंग करते थे भैया, कपड़ा बनाते थे, टी शर्ट्स बनाते थे, उसको सेल करते थे, उसके ऊपर एवेंजर्स वगैरह की फोटो वोटो बना के, बैटमैन, सुपरमैन, स्पाइडरमैन की फोटो चिपका चिपका के तुम लोग क्या करते थे, लोगों को पागल बनाते थे और बेचते थे 300 का माल 600 में। कंपनी में बहुत अच्छा प्रॉफिट वगैरह चल रहा था तुम्हारा, ठीक है। तो क्लोथ मैन्युफैक्चरिंग का तुम लोगों का क्या था, बिजनेस था। अब ध्यान से सुनना मेरी बात भैया, क्लोथ मैन्युफैक्चर बनता था तो किसी मशीन पे बनता होगा, यस सर। मान लो क्लोथ्स मैन्युफैक्चर, वो जो मशीन जो थी वो थी 2 करोड़ रुपए की। अब सर इसकी जो लाइफ होती है, लिमिटेड लाइफ है, कितनी लाइफ है इसकी, 5 ईयर्स की लाइफ है। तो 5 साल के बाद डेप्रिशिएट हो के ये मान लो मशीन रह गई आपकी 25 लाख की। भाई 5 साल तुमने इस मशीन को यूज़ करा, 2 करोड़ की मशीन परचेज करी थी, 5 साल के बाद आज ये तुम्हारी बुक्स में कितने की आ रही है, 25 लाख की आ रही है, ठीक है। तो अभी मैं बात कर रहा हूँ, जैसे मान लो तुम्हारा जो फाइनेंशियल ईयर है उसके अंदर प्रॉफिट 21-22 का प्रॉफिट लिखा हुआ था, लेट सपोज। अब इसको चेंज कर देते हैं, लेट इसको चेंज कर देते हैं, मान लो आपका प्रॉफिट आ रहा था 50 लाख का। कितना आ रहा था, 50 लाख का। अब देखो 21-22 के अंदर आपने अपनी मशीन को क्या करा, सेल करा। ये मशीन कितने की रह गई थी, 25 लाख की रह गई थी। आपने जब इसको मार्केट में सेल करा ना दोस्तों, आपको सिर्फ पता है कितने पैसे मिले, एज पर योर बुक्स, एज पर योर बुक्स आफ्टर डिप्रिसिएशन ये मशीन कितने की दिख रही थी, 25 लाख की दिख रही थी। मार्केट में जब तुम इसको बेचने के लिए गए, आपकी मशीन बिकी मार्केट में कितने की, 10 लाख की। मार्केट में कितने की बेची हुई, 10 लाख की। तो आपको 15 लाख का क्या हो गया दोस्तों, लॉस हो गया। 15 लाख का क्या हुआ, जल्दी से बताओ, आपको लॉस हो गया। यहाँ पर 15 लाख का आपको लॉस हो गया। कौन से ईयर के अंदर, 21-22 के अंदर आपको लॉस हुआ। तो 21-22 का पीएनएल कुछ इस तरीके से आ रहा होगा दोस्तों। आपका जो नेट प्रॉफिट है जो आपने मेरे को दिखाया, दैट इज 50 लाख, ठीक है। यहाँ पर मशीन का जो लॉस जो आ रहा है, लॉस ऑन सेल ऑफ, लॉस ऑन सेल, अभी लॉस की बात नहीं कर रहे, सॉरी, इसको थोड़ा सा मैं चेंज कर देता हूँ। आपने जो मशीन को जो सेल जो करा ना, 25 लाख की मशीन थी, लेकिन मान लो आज आपने इसकी कंडीशन अच्छी रख रखी थी। अभी मैं आपको अभी नॉर्मल गेन समझा रहा हूँ एक बार के लिए। मशीन आपकी कितने की बिक गई सर, ये 50 लाख रुपीज़ की बिक गई। तो ये क्या हो गया, गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी हो गया। क्या हो गया, गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी। आपकी बुक्स में मशीन कितने की बची थी, 25 लाख की। दोस्तों मार्केट में गए, आपकी कंडीशन मशीन की अच्छी थी, और बाई चांस ये मशीन कितने की सेल हो गई, मान लो 50 लाख की सेल हो गई। ध्यान से सुनते रहना। तो करते हैं, हमारी जो 25 लाख की जो मशीनरी थी वो मार्केट में बाई चांस कितने की बिक गई सर, बाय गॉड ग्रेस सर, जो भी था हमारे ऊपर, लक बोल लो, कुछ भी बोल लो, मशीन किसकी वजह से, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, मैं आपको बताऊंगा कभी। तो जो रीजन था दैट वाज कि हमारी मशीन अभी 25 लाख की मशीन कितने की सेल हो गई, 50 लाख की सेल हो गई। एक बात बताओ, ये जो 25 लाख का आपको गेन जो हुआ, ये 25 लाख का आपका गेन जो हुआ, आपका एक्चुअल बिजनेस किस चीज़ का था, मशीन को बेचने का, कपड़े बनाने का। सर मशीन को बेचने का तो हमारा बिजनेस नहीं था, हमारा बिजनेस था सर क्लोथ मैन्युफैक्चरिंग का। हम टी शर्ट्स वगैरह बनाते थे, जीन्स वगैरह बनाते थे, सेल करते थे। अब बाई चांस कुछ भी बोल लो, आपका क्या आ गया, गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी आ गया। गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी, अभी आपका बिजनेस तो है नहीं सर। अगर मैं डेबिट और क्रेडिट साइड की बात करूँ तो ये क्रेडिट साइड पे लिखा हुआ है कितने का, 25 लाख का। बाई चांस की बात है, ये आपको क्या हो गया दोस्तों, गेन हो गया। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, आपकी जो बिजनेस से जो इनकम जो आ रही थी, दैट वाज 25 लाख। आपने बिजनेस से कितने पैसे कमाए, गिविंग एन एग्जांपल 25 लाख रुपीस। और सर बाई चांस क्या हुआ कि मशीन को जब हमने सेल जब करा तो हमें 25 लाख रुपए की हमारी क्या हो गई सर, गेन हो गया उसको बेच के। और सर जिस वजह से कंपनी का जो नेट प्रॉफिट जो निकल के आया 50 लाख का आया। अब एक बात बताओ, जब मैं तुम लोगों का बिजनेस परचेज करूंगा तो मैं हर साल 50 लाख रुपए कमाऊंगा कि 25 लाख रुपए कमाऊंगा। भाई बिजनेस मशीनरी थोड़ी ना हम हर साल थोड़ी ना सेल करते हैं।
आज तुम लोगों ने मशीनरी परचेज कर ली, तो इसको जब मैं बेचूंगा तो और 5-10 साल के बाद बेचूंगा। मान लो अगर मशीन की लाइफ है 10 ईयर्स की लाइफ है या 5 ईयर्स की लाइफ है, तो मैं इसको दोबारा से कब बेचूंगा? 5 साल के बाद बेचूंगा। ठीक है। अभी मैं तुम लोगों का क्या क्या परचेज कर रहा हूँ? बिजनेस परचेज कर रहा हूँ। तो बिजनेस की अगर मैं इनकम की बात करूँ तो बिजनेस ने सिर्फ मेरे को कितना कमा के दिया है? 25 लाख रुपए कमा के दिए हैं। तो अब तुम्हारा जो नेट प्रॉफिट जो आ रहा था कितने का? 50 लाख रुपए का। उसमें से मैं माइनस करूंगा एब नॉर्मल गेन। एक होता है नॉर्मल गेन, एक होता है नॉर्मल गेन जो आप बिजनेस में प्रॉफिट अर्न करते ही करते हो, एक होता है अब नॉर्मल गेन। ये सर ये बाई चांस इस साल हमने क्या कर लिया सर? अर्न कर लिया। ये कोई हमारे हर साल की बिजनेस की इनकम नहीं है सर, ये हर साल की बिजनेस की इनकम नहीं है, बाई चांस इस साल हो गया। तो मैं क्या करूंगा, इसमें माइनस कर दूंगा 25 लाख रुपीज जो तुमने मशीनरी को सेल करके पिछले साल एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न करा। तो मैं तुम्हें सिर्फ कितना का प्रॉफिट दिखाऊंगा तुम्हारे बिजनेस का? प्रीवियस ईयर का 25 लाख का। इस वजह से जो भी अबनॉर्मल गेन्स है उसको हम लोग क्या करते हैं दोस्तों? माइनस करते हैं, बिकॉज ये बिजनेस का नॉर्मल गेन नहीं है, एबनॉर्मल है। तो एबनॉर्मल को हमें हटाना है। ठीक है। लॉसेस जो है वो नेट प्रॉफिट में माइनस कर रखे हैं, उनको प्लस कर दोगे। जो गेन्स हैं वो इनकम में क्या कर रखे हैं? ऐड कर रखे हैं, जिसके वजह से नेट प्रॉफिट ज़्यादा आ रहा है, तो उसको आप लोग क्या कर दोगे? लेस कर दोगे। एज सिंपल एज दैट। ठीक है। अब इसका अपोजिट कर लो। एक तो था गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, इसका अपोजिट क्या होगा? लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। तो इसको आप लोग क्या कर दोगे दोस्तों? ऐड कर दोगे, है ना, बिकॉज इट इज नॉट अ नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी। हमारा बिजनेस थोड़ी ना मशीनरी को बेचने का, हमारा बिजनेस तो क्लोथ मैन्युफैक्चरिंग का है। आगे आगे ध्यान से सुनते रहना। फिर एक वर्ड आता है ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक। ओवर वैल्यूएशन का मतलब होता है कि आपने गलती से अपने ओपनिंग स्टॉक को ज़्यादा लिख दिया। लेट सपोज आपका ओपनिंग स्टॉक था 10,000 का, आपने उसको लिख दिया गलती से 1 लाख रुपए का, एक जीरो आपकी ज़्यादा लग गई। अब एक बात बताओ, अकाउंट्स के अंदर अगर हम बात करें, जब तुम एकदम छोटे से बच्चे थे तुमने ओपनिंग स्टॉक क्लास 11th में सीखा था, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल प्रोप्राइटर, तो आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे। यस सर, ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे। ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट और क्रेडिट साइड, और ओपनिंग स्टॉक कहाँ पे रिकॉर्ड करते थे? डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करते थे ओपनिंग स्टॉक। ठीक है। डेबिट साइड पे जनरली क्या आते थे? हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस आते हैं। क्या आते हैं? डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब दोस्तों क्लोजिंग स्टॉक एक्चुअल में कितने का लिखना था? 10,000 रुपए का। अब आपकी यहाँ पे लेट सपोज यहाँ पे सेल्स थी कितने की? 1 CR की आपकी सेल्स थी, 1 करोड़ की सेल थी। अगर आप ओपनिंग स्टॉक 10,000 का लिखते तो आपका जीपी कितना आता? सर हमारा जीपी आता 99.9 लाख का। हमारा क्या आता सर? जीपी आता। लेकिन तुम्हारे जो अकाउंटेंट है, जिसने भी अकाउंट बनाया या तुमने अकाउंट बनाया, उसने गलती से एक और जीरो लगा दिया, जिस वजह से आपका जो प्रॉफिट अब जो आया, जीपी जो आया, वो कितने से आया? 99 लाख से आया। 99 लाख का जीपी आया। ये जीपी आगे किस में जाता है? पीएनएल अकाउंट के अंदर। तो जिस वजह से हमारा जो नेट प्रॉफिट है वो 90,000 से, दोस्तों जल्दी से बताओ क्या आ रहा है? कम आ रहा है। हमारा जो नेट प्रॉफिट है या जीपी बोल लो, वो 90,000 से क्या आ रहा है? कम आ रहा है। सही बात है, गलत बात है? सर ये तो गलत बात है सर। एक्चुअल में हमारा बिजनेस कितना कमा के देता? 99.9 लाख कमा के देता जीपी। और ये जीपी आगे फॉरवर्ड होता है किसके अंदर? पीएनएल अकाउंट के अंदर। तो अल्टीमेटली जो नेट प्रॉफिट है उसके अंदर 90,000 हम ज़्यादा कमा रहे होते। ठीक है। मतलब 10,000 और 1 लाख में कितने का अंतर है? 90,000 का अंतर है ना। तुमने 10,000 का खर्चा कितने का दिखा दिया? 1 लाख का दिखा दिया। तो 90,000 का, तो 90,000 से तुम्हारा जो नेट प्रॉफिट है वो क्या आ रहा है दोस्तों? कम आ रहा है। तो तुम लोग मेरे सामने क्या बोलोगे कि नहीं सर, नहीं सर, हमारा कंपनी 90,000 ज़्यादा कमाती, मेरे अकाउंटेंट ने सर क्या कर दी? गलती कर दी। तो 90,000 आप क्या कर दो सर? ऐड कर दो प्रॉफिट के अंदर। क्योंकि जब सर आप हमारा बिजनेस लोगे तो आप यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक को 10,000 ही दिखाओगे ना, कौन सा आपका अकाउंटेंट भी गलती कर देगा, 1 लाख रुपए लिख देगा यहाँ पर, तो आपका जो नेट प्रॉफिट है वो 90,000 से ज़्यादा आएगा। तो आप हमारे प्रॉफिट के अंदर ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक जो है उसको प्लीज़ सर आप ऐड कर दो। समझे? एक होता है अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक दोस्तों ट्रेडिंग अकाउंट के किस साइड पर आता है? दोबारा से बताओ। क्लोजिंग स्टॉक जो है ट्रेडिंग अकाउंट के किस साइड पर आता था? सर क्रेडिट साइड पर आता था। क्रेडिट साइड बोले तो सर इनकम वाली साइड की बात कर रहे हैं सर। तो क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पर आता था। क्लोजिंग स्टॉक का अंडर वैल्यूएशन कम लिखा है, ज़्यादा लिख दिया गलती से? सर कम लिख दिया गलती से। सर एक्चुअल में हमारा जो क्लोजिंग स्टॉक था वो 1 लाख रुपए का था, तुमने लिख दिया 10,000 का। एक्चुअल में कितने का था? सर वो 1 लाख रुपीज का था, गलती से तुमने कितना लिख दिया? 10,000 का लिख दिया। इससे इम्पैक्ट क्या पड़ा? तुम्हारा जो जीपी है वो 90,000 से कम आ रहा है, ज़्यादा आ रहा है? सर कम आ रहा है। और ये क्या है?
बिजनेस की गलती है, अकाउंट्स बनाने वाले की गलती है। अगर मैं बात करूं सर बिजनेस के अंदर, जब मैं तुम लोगों का बिजनेस परचेज करूंगा तो क्या ये गलती दोबारा से रिपीट होगी? क्या क्या मेरा नेट प्रॉफिट 90,000 से ज़्यादा नहीं आएगा क्या? यस सर आएगा सर, आपका प्रॉफिट 90,000 से ज़्यादा आएगा। जिसलिए तो हम बच्चे आपको क्या बोल रहे हैं कि सर ये जो क्लोजिंग स्टॉक का जो अंडर वैल्यूएशन है ना, जो गलती से हमने 1 लाख को 10,000 का जो लिख दिया, सर इसको आप प्लीज़ सर ऐड कर दो 90,000 को। तो मैं तुम्हारा जो प्रॉफिट है उसके अंदर अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक को क्या कर दूंगा, जल्दी से बताओ, ऐड कर दूंगा। तो अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक को हमने क्या कर दिया दोस्तों, ऐड कर दिया। ठीक है, इसका अपोजिट, तो क्लोजिंग स्टॉक का ओवर वैल्यूएशन लेस हो जाएगा और अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक क्या हो जाएगा, जल्दी से बताओ, लेस हो जाएगा। आप ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर इसको फटाफट से देख सकते हो जैसे मैंने आपको सिखाया। अब बात करते हैं सर एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, एक होते हैं नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस, एक होते हैं नॉन रिकरिंग इनकम्स। सबसे पहले सीखते हैं नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस, कभी कभार होने वाले खर्चे। तुम सोचो, तुम बच्चों ने क्या करा, तुम्हारी बहुत बड़ी फैक्ट्री थी जिसके अंदर क्या होता था, क्लोथ्स की मैन्युफैक्चरिंग होती थी। तो मैं फाइनेंशियल ईयर 20 to 23 के अंदर आया था तुम्हारी कंपनी को परचेज करने के लिए। तो मैं प्रीवियस ईयर का तुम्हारा प्रॉफिट देख रहा था 21 22 का। पिछले साल तुमने क्या करवाई थी, पूरी फैक्ट्री के अंदर पेंटिंग वर्क करवाया था, पेंटिंग रिपेयर्स वगैरह आप लोगों ने करवाई थी। जो भी आपकी दीवार विवार थी उसमें थोड़ा सीमेंट वगैरह, वाइट सीमेंट वगैरह लगा के उसको इवन करा, पेंटिंग वेंटिंग लगाई। तो पेंटिंग मतलब वो पेंटिंग ने मतलब पेंट करवाया आपने दीवारों के ऊपर। ठीक है, तो आपका जो खर्चा हो गया कितने का हो गया, 20 लाख रुपए का खर्चा। कितने का खर्चा हुआ, 20 लाख का। मैंने बोला भैया कितने साल बाद पेंट करवाया, तुमने बोला सर 10 साल के बाद पेंट करवाया। अब आप जब हमारी कंपनी परचेज करोगे तो ये खर्चा आपको 10 साल के बाद करवाना पड़ेगा। हर 10 साल के बाद कंपनी पेंट मांगती है, कंपनी की दीवारें पेंट मांगती है, फैक्ट्री की दीवारें पेंट मांगती है। नॉन रेकरिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं, कभी कभार होने वाले खर्चे। रेकरिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं, बार बार होने वाले खर्चे, हर महीने, हर क्वार्टर, हर हाफ ईयरली या हर साल। अब ये कैसा खर्चा था, दीवारों को पेंट करवाना, नॉन रेकरिंग एक्सपेंस, कभी कभार होने वाला खर्चा। अब तुम बच्चों ने बेचारों ने पिछले साल ही क्या करवाया, पेंट करवाया। तो डेबिट और क्रेडिट की बात करूं, पेंट का खर्चा कहाँ पे लिखा है, 20 लाख का दिखा हुआ है। मान लो तुम लोगों की इनकम आ रही थी 1 करोड़ की, तो नेट प्रॉफिट कितने का आया, 80 लाख रुपए का। दोस्तों बिजनेस कितना कमा के दे रहा है, 1 करोड़ रुपए तुम लोगों का। और बाई चांस तुमने पिछले साल क्या करवाया, पेंट करवाया 20 लाख का। तुम लोग नेट प्रॉफिट कितना मानोगे अपनी कंपनी का, 80 लाख का कि 1 करोड़ का। देखो तुम लोगों को ज्यादा पैसे मिलेंगे, तुम लोगों को ज्यादा पैसे चाहिए, भूखे शेरों की तरह लग जाओ, अकाउंट्स को सीख जाओ कैसे करना। तो तुम लोग मेरे से बोलोगे सर सुनो 80 लाख का तो प्रॉफिट ही है, और ये जो 20 लाख का जो खर्चा है ये इसी साल तो हुआ है ना सर, पिछले साल, कौन सा आपको अगले साल करवाना पड़ेगा। तो आप तो सर जब हमारी कंपनी खरीदोगे तो कितने 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 का प्रॉफिट होगा सर, आपको 1 करोड़ का प्रॉफिट होगा ना सर। तो ये जो 20 लाख है ना, ये क्या है, नॉन रेकरिंग एक्सपेंसेस, कभी कभार होने वाले खर्चे। इनको आप क्या कर दो, ऐड कर दो, चुपचाप से अपनी जेब से कितने पैसे निकालो दोस्तों। प्रॉफिट कितना मानो आप हमारा, 1 करोड़ का प्रॉफिट मानो सर। मैंने कहा ठीक है, ओके। तो ये हो गए हमारे नॉन रेकरिंग एक्सपेंसेस का आपको एक्सप्लेनेशन। फिर एक आते हैं नॉन रेकरिंग इनकम्स। नॉन रेकरिंग इनकम्स, कभी कभार होने वाली इनकम। ठीक है, जैसे कि मान लो पिछले साल तुम लोगों की लॉटरी निकल गई, लॉटरी की इनकम, तुम लोग लॉटरी खरीदते थे, पिछले साल 1 करोड़ की लॉटरी निकली। तो वो जो लॉटरी की जो इनकम है तुमने कहाँ दिखाई, पीएनएल के क्रेडिट साइड पे दिखाई। अब जब मैं तुम लोगों का बिजनेस परचेज करूंगा, क्या अगले साल भी मेरी लॉटरी लगेगी क्या? मेरे पास तो सिर्फ क्या आएगी, जो तुम्हारे बिजनेस की जो इनकम है वही तो मिलेगी, कि लॉटरी इनकम भी मिलेगी। तो ऐसे गेन आपके बिजनेस में डल रखे हैं, तो इन गेन को मैं क्या करूंगा, माइनस। में तो तुम्हारा बिजनेस खरीदने के लिए आया हूँ दोस्तों, तुम्हारा लक थोड़ी ना मेरा हो जाएगा। अगले साल जरूरी थोड़ी ना मेरी लॉटरी की इनकम निकले। तो ऐसी चीजों को मैं क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा। ठीक है, आगे अब देखो ध्यान से, एक इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन है जो इस वाले टॉपिक में एक कर रहे हैं हम। ठीक है, अब ध्यान से, ये वाला कॉन्सेप्ट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको मैं अलग से मार्क करता हूँ। कैपिटल एक्सपेंडिचर चार्ज एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और इसका अपोजिट, इसका अपोजिट 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 क्या होगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर चार्ज एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो अगर मैं आपको एक चीज समझा दूं तो उसका अपोजिट तो आप लोग कर ही लोगे। सबसे पहले देखो वर्ड को ध्यान से समझो, कैपिटल एक्सपेंडिचर चार्ज एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर को गलती से आपने क्या दिखा दिया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दिखा दिया। अब आप बोलोगे सर ये कैपिटल एक्सपेंडिचर किस चिड़िया का नाम है सर, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होती थी सर, 11th का तो कुछ पता नहीं सर हमें। देखो ध्यान से सुनो मेरी बात, कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब आपने कुछ एसेट्स वगैरह को परचेज करा, बिल्डिंग परचेज करी, प्लांट एंड मशीनरी परचेज करी, इसको बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। बड़े बड़े वाले खर्चे, कभी कभार होने वाले खर्चे, वो क्या होते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर।
कैपिटल एक्सपेंडिचर को कहाँ पे शो करते हैं? तुमने बिल्डिंग परचेज करी, प्लांट एंड मशीनरी परचेज करी, तो कहाँ पर दिखाना चाहिए सर? इनको दिखाते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर को हम दिखाते हैं बैलेंस शीट की एसेट साइड पर। कहाँ पर दिखाते हैं? बैलेंस शीट की एसेट साइड पर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कहाँ पे दिखाते हैं? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं सैलरीज, वेजेस, रेंट वगैरह पे करना, ठीक है, हर महीने के खर्चे, क्वार्टरली के खर्चे, ठीक है, बार बार होने वाले खर्चे, रेकरिंग नेचर के खर्चे, छोटे मोटे खर्चे, इसको क्या बोलते हैं? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये कहाँ पर दिखाते हैं? पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड पे दिखाते हैं। यस। अब तुमने क्या करा, मान लो तुमने परचेज करी एक कार। कार क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर। उसको कहाँ पर दिखाना चाहिए था? बैलेंस शीट के अंदर। गलती से तुमने उसको कहाँ पर दिखा दिया? कैपिटल एक्सपेंडिचर चार्ज लेस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। गलती से कार को कहाँ पे दिखा दिया दोस्तों? पीएनएल के डेबिट साइड पे दिखा दिया। अब ध्यान से सुनो मेरी बात। तुम लोगों ने क्या करी? कार को परचेज करा, और कार क्या होता है? हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर। सर कायदे से कार को कहाँ पे ट्रांसफर करना चाहिए था? बैलेंस शीट के एसेट साइड पर। तुम लोगों ने क्या करा? कार को क्या मान लिया? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और कहाँ पे लिख दिया? पीएनएल के डेबिट साइड पे लिख दिया। तो अगर मैं यहाँ पे पीएनएल अकाउंट बनाता हूँ डेबिट और क्रेडिट, तो तुमने कार को कहाँ पर दिखाया? यहाँ पे दिखाया। कार तुमने परचेज करी मान लो 30 लाख रुपीज़ की, ठीक है सर। 30 लाख में तो फॉर्चूनर भी नहीं आती, तो पैसे बढ़ाओ सर, मान लो 45 लाख, 45 लाख की फॉर्चूनर। तुम्हारा जो इनकम जो थी ना बिजनेस की, कितनी इनकम थी? मान लो 1 CR। और नेट प्रॉफिट कितना आ रहा है? बोलो जल्दी से। 1 CR में से 45 55 लाख। तो नेट प्रॉफिट कितना आ रहा है तुम्हारा? प्रीवियस ईयर का अभी हम बात कर रहे हैं, फाइनेंशियल ईयर 21-22। तो तुमने नेट प्रॉफिट कितना लिख रखा है? 55 लाख रुपीज़ का, ठीक है। और देखो एक्चुअल में तुम्हारी इनकम कितनी है? 1 CR की। तो तुम लोग मेरे से क्या बोलोगे? सर देखो ना हमारे अकाउंट में गलती हो गई। मैंने बोला बोलो क्या गलती होगी? कह रहे सर आपको पता है ना, आपने क्लास में पढ़ाया तो था, कहाँ जानी चाहिए? बैलेंस शीट में जानी चाहिए। हमने गलती से ना पीएनएल में दिखा दी सर। इतने बड़े पागल निकले सर, आपने जो पढ़ाया ना सर वो अपने दिमाग से निकाल बैठे, और हमने कार को कहाँ पे डाल दिया सर? पीएनएल अकाउंट के अंदर डाल दिया। सर अगर ये कार यहाँ पे नहीं डली होती तो हमारी कितना नेट प्रॉफिट आ रहा होता? 1 करोड़। तो सरदार 55 लाख के अंदर हमारी गलती को प्लस करा जाए और हमारा प्रॉफिट उस साल का कितना माना जाए? 1 करोड़ का। तो यहाँ पर कौन सा केस था? कैपिटल एक्सपेंडिचर को हमने क्या दिखा दिया? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो इस वाले केस के अंदर हमने इसको क्या कर दिया? प्लस कर दिया, है ना। कैपिटल एक्सपेंडिचर को क्या दिखा दिया हमने? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो इसको हमने क्या कर दिया दोस्तों? प्लस कर दिया। अब इसका अपोजिट समझ लो। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर दिखा दिया। मतलब एक खर्चा जो पीएनएल के डेबिट साइड में डलना था, उसको तुमने गलती से कहाँ पे दिखा दिया? बैलेंस शीट में दिखा दिया। अगर वो पीएनएल अकाउंट में डलता डेबिट साइड पे, तो तुम्हारा नेट प्रॉफिट क्या आ रहा होता? कम आ रहा होता ना। तो मैं तुम्हारे नेट प्रॉफिट में से उस खर्चे को क्या करूंगा? माइनस करूंगा, और फिर मैं आगे चल के क्या करूंगा? गुडविल की कैलकुलेशन करूंगा। पक्का समझे? नहीं समझे? यस समझे, ठीक है। चलो, तो अभी मैंने आपको ये सारी चीज़ें समझा दी, काफ़ी सारी चीज़ें समझाई हैं, कुछ और चीज़ें समझानी है अभी आपको एडजस्टमेंट के अंदर। वो हम नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो में कंप्लीट करेंगे, बिकॉज अल्टीमेटली वीडियो अभी काफ़ी लेंथी हो चुकी है। तो बाय बाय, टेक केयर, अच्छे से पढ़ना, दोस्तों के साथ शेयर करना। अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। बाय बाय दोस्तों, बाय बाय।